लेकिन अगर वो जीव अभी भी उस एक्सेप्टेंस में नहीं, या ये कर्म कांड में कुछ कमी रह गई, या ऊर्जा उठी तो लेकिन उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ और वो पितरों में मिला नहीं, तो उसकी जर्नी की जो भी बाधा है उसको पितृदोष बोला जाता है। ऐसे क्या क्या पैटर्न्स और होते हैं नॉर्मल लाइफ में कि जिनसे इंडिकेट होता है कि पितृदोष है? देखिए, इसमें एक सबसे बड़ा सिम्टम है, ये थोड़े से जो साइकिक लोग हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है, आप उतने डेवलप हो चुके हैं, उन्हें ही थोड़ी ये चीज़ें दिखेंगी। या भाई हैं, सभी के घर में कलेश है, राइटल इश्यूज में, शादियों में सब में दिक्कतें आ रही हैं, या फिर आकस्मिक मृत्यु, अकाल मृत्यु और ऐसी क्रोनिक प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी जो रिपोर्ट्स में नहीं दिख रही है या दवाइयाँ इलाज कर रहे हैं लग नहीं रही हैं। कार्मिक हीलिंग में एक शब्द अब मैं जोड़ दूंगी, एंसेस्ट्रल हीलिंग या ब्लड लाइन हीलिंग। तो पितृदोष निवारण का एक मार्ग भी है, यानी नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं पितृदोष के बारे में। इसके बारे में आपने घर में, सोशल मीडिया पे और तमाम ज्योतिषों से तमाम बातें सुनी होंगी, लेकिन आखिर पितृदोष क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। वैदिक ज्योतिष के साथ साथ कार्मिक हीलिंग से इसे कैसे पहचानते हैं, कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं हमारी गेस्ट डॉक्टर उषा भट्ट जी, जिनके साथ हमने पहले भी पॉडकास्ट किए हैं और तमाम टॉपिक्स पर हमने बात की है। एक बार फिर से आज पितृदोष पर हम बात करने वाले हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। सो आपका जो आज का टॉपिक है पितृदोष का टॉपिक है, लेकिन मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच आज के इस विषय पर बात करने के लिए, और हम पॉडकास्ट में काफ़ी जानकारी देने वाले अपने व्यूअर्स को। बिल्कुल मैम, आपने बहुत दोबारा से समय निकाला और बहुत कम समय में आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, और शायद ये अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल, तभी हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है। तो जैसे कि मैम पितृदोष पे आज हम बात करने वाले हैं, तो आज हम क्या पितृदोष पे ज्योतिष के साथ साथ हम कार्मिक हीलिंग पे बात करेंगे कि कार्मिक हीलिंग में कैसे हम चीज़ों को समझते हैं, और आपसे जानना चाहेंगे कि कार्मिक हीलिंग से कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस हमको मिलता है, कैसे करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वही होगा, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उनके लिए वो समझ पाएंगे कि एक लेमैन की भाषा में पितृदोष क्या होता है। देखिए, ऐसा है, अगर हम इसके बारे में कुछ न जानें, अगर मैं सनातन के हिसाब से जाऊँ, यानी हिंदूज के हिसाब से, तो हमारे तो 18 पुराण ठहरे, और उनमें से ये एक बहुत बड़ा पुराण है जिसको कहते हैं गरुड़ पुराण। इस पुराण में, और तभी मैंने कहा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से सब्जेक्ट मेरी तरफ आया है, और आपने पॉडकास्ट में डिस्कशन के लिए हम लोगों ने ये टॉपिक लिया है। तो अब क्या है कि जब हम बात करते हैं पितृदोष, तो दोष मतलब डिफेक्ट, और पितृ मतलब हमारे एंसेस्टर्स। ठीक है, तो गरुड़ पुराण में श्री हरि विष्णु जी वार्तालाप में हैं अपने वाहन गरुड़ के साथ। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि आप बता सकते हैं कि ये ऐसा क्या है कि जब आदमी, जीवन और मृत्यु का ये साइकिल है, तो पितृदोष कैसे बना और पितृदोष क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि भाई जन्म और मृत्यु का ये जो चक्र है ये क्यों घूम रहा है, और इस पूरे प्रोसेस में ये दोष कहाँ से आ गया। क्योंकि अगर भगवान ने बनाया, बी इट एनी कम्युनिटी, है ना, किसी भी धर्म, किसी भी समाज को हम देखें, जन्म और मृत्यु तो सबके सामने है, राइट। हाँ, उससे कोई भी परे नहीं। तो अगर भगवान ने ये प्रोसेस बनाया तो एकदम परफेक्ट बनाया है। अब इसमें दोष कहाँ से आया? वो यूं है कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जा रहे हैं और एक तरीके की प्रथा बनाई गई, तो जब वो पुराने समय में सभी प्रथाएं पूरी की जा रही थी और उनका रिचुअल, उनका कर्मकांड तरीके से हो रहा है जैसा कि बोला गया है, और यही बात श्री हरि विष्णु ने गरुड़ को समझाई कि देखो, जैसे ये जन्म और मृत्यु है, और फिर जैसे बच्चा जन्म लेता है, गर्भ में आता है, 9 महीने लगते हैं उसकी डेवलपमेंट होती है, वैसे मृत्यु एक झटके में नहीं होती, धीरे धीरे आदमी समय के साथ जाता है। और अब जब वो शरीर से जीव बाहर निकला, तो वहां पर उसको जीव बोला गया है, और शरीर से बाहर निकलते बोला गया है,
और जैसे ही वो शरीर से बाहर निकला वो प्रेत बन गया। राइट। अब इस प्रेत को कुछ पीरियड लगेगा, पहले कुछ समय लगा इस शरीर से बाहर आने में, और फिर कुछ समय लगेगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। अब इस डेस्टिनेशन को हम बोलेंगे जहां पर कि आपका कुल का स्थान है। तो जब वो जाके पितरों में मिल जाएगा तब ये जीव पितृ बनेगा। ठीक है, यानी जिसको हम एंसेस्टर बोल देते हैं कि किसी के परदादा, दादा, दादी, ये हमारे पितर हैं, पर ये अभी पितृ बने नहीं। अगर ये अशांत हैं तो ये प्रेत हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है पितृदोष मतलब जिनके एंसेस्टर्स शांत नहीं, तो वो जो जीव है जो मृत्यु के बाद आपने तो घोषणा कर दी कि हमने तो चौथा या 10वें दिन या 13वें दिन, जैसी प्रथा सबकी है, जैसी मान्यता सबकी है, हमने ये पूजा कर दी और फिर अब हम सालाना में कर देंगे और हमारे हिसाब से काम पूरा हो गया। राइट। लेकिन अगर वो जीव अभी भी उस एक्सेप्टेंस में नहीं, या ये कर्म कांड में कुछ कमी रह गई, या ऊर्जा उठी तो लेकिन उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ और वो पितरों में मिला नहीं, तो उसकी जर्नी की जो भी बाधा है उसको पितृदोष बोला जाता है। और इसी के कुछ लक्षण, अब जब कोई डिफेक्ट आ जाता है तो वो पड़ा रहेगा तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए उन्होंने प्रकृति में ऐसे सिम्टम्स बनाए, ऐसे तरीके बनाए कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई अब ये पितृदोष बन गया है और अब इसका निवारण करना पड़ेगा। तो इसको पितृदोष बोल रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि इसमें कुछ सिम्टम्स बनाए हैं, मैं सिम्टम्स पे आऊँगा, लेकिन मेरा एक क्वेरी है, मेरी जिज्ञासा है, क्योंकि मैं जिज्ञासु आदमी हूँ, तो मैं अपनी जिज्ञासा पहले पूछता हूँ कि क्या हॉरोस्कोप में भी जो हमारी कुंडली या पत्रा जो भी होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बनाई जाती है, उसमें भी इसका नज़र आता है ये? देखिए, हमारी जो पत्री है वो हमारा कार्मिक ब्लूप्रिंट है। तो ये बहुत आराम से पत्री में, अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष हैं, है ना, और उन्होंने रिसर्च की हुई है, तो उन्हें मालूम है कि कौन कौन से प्लैनेट्स जैसे शनि, राहु, केतु एक पर्टिकुलर पोजीशन में हैं, 9th हाउस खाली है, या वहाँ पर वो दिख रहा है कि इनको ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही, पितरों की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही। तो ऐसे जो, अब पूरी एस्ट्रोलॉजी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। पर कहने का मतलब है कि उससे इन्हें पता चल जाएगा, कई लक्षण होते हैं और कई प्लेसमेंट्स होती हैं जिससे इन्हें पता चल जाएगा। लेकिन अब हम आ गए अपनी तरफ, तो हम ठहरे हीलर, हम पत्री नहीं देख रहे, तो हमारे तरीके अलग हैं, टेक्निक्स अलग हैं इसके बारे में जानकारी पता लगाने की। कार्मिक हीलिंग के माध्यम से। कार्मिक हीलिंग के बाद ओके, तो कार्मिक हीलिंग के अनुसार कैसे पता लग चलता है कि किसी भी व्यक्ति को पितृदोष है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे आइडेंटिफाई होता है? देखिए, ऐसे है, अगर हम पहली बात तो ये थोड़े से जो साइकिक लोग हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है, आप उतने डेवलप हो चुके हैं, उन्हें ही थोड़ी ये चीज़ें दिखेंगी। और इस लक्षण को हम कैसे पहचानते हैं? एक तो ये कि फैमिली ट्री, इसको हम बोलते हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग, है ना। कार्मिक हीलिंग में एक शब्द अब मैं जोड़ दूंगी, एंसेस्ट्रल हीलिंग या ब्लड लाइन हीलिंग। तो यानी हर परिवार का एक फैमिली ट्री होता है, हाँ, 7 पुश्ते पीछे और फिर 7 पुश्ते आगे बनेंगी। तो जो 7 पुश्ते पीछे में दादे परदादे, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी कहाँ थे, नेटिव लैंड क्या था, क्या कर रहे थे, कहाँ माइग्रेट हो गए, बहुत सारी चीज़ें, रहन सहन, खान पान, प्रथाएं बदल जाती हैं, है ना। आजम सिटी में हमारी सारी प्रथाएं बदल गई, टाइम की कमी है, हम अब जल्दी से जल्दी जितने भी रिचुअल्स हैं कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, जब हमारे पास केस आया तब हमें नहीं मालूम, उन्हें भी नहीं मालूम, वो बस आए कि शादियां नहीं हो पा रही, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही हैं कि बेटी की भी नहीं हो रही, बेटी की भी नहीं हो रही, या फिर ऐसा हुआ है कि 3 बेटियां हैं, तीनों ही घर बैठी हैं, या एक की हुई थी वो वापस आ गई, या बेटे नहीं हो रहे। अगर ऐसा पैटर्न में कोई चीज़ दिख रहा है, ठीक है, या भाई हैं, सभी के घर में कलेश है, मैरिटल इश्यूज में, यानी शादियों में सब में दिक्कतें आ रही हैं, या फिर आकस्मिक मृत्यु, अकाल मृत्यु, 40 की उम्र तक लोग पहुंचते हैं, अकाल मृत्यु, मेंटल डेथ्स हो रही है, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास पैटर्न आना शुरू होता है तो एक तो ये इंडिकेटर हम वहाँ पकड़ लेते हैं, फिर पूरा चार्ट बनाया जाता है, उसमें कौन कब इन 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 सिम्टम्स से गया, या इस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, इनफर्टिलिटी है ना, इस तरीके के जब सिम्टम्स आ जाते हैं तो हम आइडेंटिफाई करके रख लेते हैं। अब उसका ऑरा स्कैन किया जाएगा,
जब ऑरा स्कैन किया तो ऑरा एकदम कंफर्मेशन देगा, क्योंकि अगर शैडो आ रही है तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि साथ में कोई स्पिरिट अटैच्ड है। अब यहाँ पे मैं पोजेशन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर उनका जो अशांत है वो कई बार खुद मार्गदर्शन करता है कि जाओ, नॉक नॉक पता करो, तभी मेरा कुछ भला हो पाएगा। तो वो कहीं दबाव बनाना शुरू करते हैं, यानी हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, है ना। और ऐसी क्रोनिक प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी जो रिपोर्ट्स में नहीं दिख रही है या दवाइयाँ इलाज कर रहे हैं लग नहीं रही हैं। तो फिर घूम फिर के इंसान ज्योतिषी और हीलर्स के पास आएगा, खास तौर पे कार्मिक हीलर्स और साइकिक्स के पास, जहाँ पर हम इस तरीके से पैटर्न बना के उसको ट्रेस करते हैं। और वहीं पर हमें ये शैडो भी दिख जाएगी, जिसको छाया बोलेंगे, जो इस इंसान के साथ में दिखेगी। अब वो हमें ये बोलेगी, मैसेज देगी चैनलिंग के माध्यम से, ये कार्य है, इसे कंप्लीट करना है। तो यानी कि उनका कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, वो कर्म अधूरे रह गए, और इसीलिए इसको कार्मिक हीलिंग बोला जा रहा है, क्योंकि इन लोगों पर अब ये जिम्मेदारी है कि इसे कंप्लीट करेंगे तो इनकी कई पीढ़ियां एक साथ तर जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं कार्मिक हीलिंग के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या इसके लक्षण है और मुझे कैसे पता चलेगा। ओके तो ऐसे क्या क्या पैटर्न्स और होते हैं नॉर्मल लाइफ में कि जिनसे इंडिकेट होता है कि पितृदोष हैं या पितृ जो हैं अभी प्रेत बने हुए हैं, अभी उनको शांति नहीं मिली है, कैसे इंडिकेट होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए, इनफर्टिलिटी इसमें एक सबसे बड़ा सिम्टम है। औलादें नहीं हो रही क्योंकि धीरे धीरे से लिनेज खत्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिग्निफाई, और इसी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा जगह जगह जाते हैं और फिर ढूंढते ढूंढते हमारे तक पहुँचते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर कहीं पर पेन होगा तो आदमी इलाज करेगा, अगर दर्द नहीं, अवरोध नहीं, तो आदमी ढूंढ नहीं रहा। ये पहले तो एक हमारा मनुष्य की प्रवृत्ति है। तकलीफ होगी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, अगर मैं सब ठीक हूँ तो फिर मैं पूछूंगी भी नहीं। तो ये जो एनर्जीज हैं जो अशांत भाव में है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, उनकी छटपटाहट, अब उन्हें भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है, क्योंकि वो शरीर से तो निकल गए पर अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे। तो अब जो तकलीफें उनको इस ऊर्जा में हो रही हैं, वो अपने परिवारजन को कैसे कम्युनिकेट करे कि मुझे तकलीफ है, राइट। और मेरे को पुनर्जन्म के साइकिल में जाना है। वो वहाँ तक पहुँचा नहीं और यहाँ सब सोच के बैठे कि सब बढ़िया है, हम तो कर दे रहे हैं, साल में एक बार कर दे रहे हैं। तो अब क्या है, ये अधूरी इच्छाएं, डिज़ायर्स कितनी ज़ोर से, मतलब पैशन कितना ज़्यादा है, चाहे वो प्रेम से है कि मुझे पुत्र प्रेम बहुत ज़्यादा है कि मेरा प्रेमी रह गया और मैं चली गई, तो वो प्रेम का बंधन हो गया, ठीक है। ज़मीन होती है, जायदाद होती है, उसको पकड़ के हम जाना नहीं चाह रहे कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया। अब डिज़ायर्स का कोई अंत नहीं, राइट। और उसको वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो हर चीज़ को तो आप साथ नहीं लेके जाओगे, तो इसलिए कैसे उनको लिबरेट कराया जाए, कैसे उनको ये समझाया जाए, इसके लिए नियम तरीके बने हैं। तो ये पूजा पाठ रिचुअल्स जिन्हें भी आप सुनते हैं, और सनातन में ये बोला गया, रिचुअल्स को बोला गया, और जो आपको ज्योतिष में भी बताएंगे, जो आपके एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बताएंगे कि आप श्राद्ध कीजिए, है ना, दोबारा आपको तर्पण करना होगा, पिंडदान करना होगा। तो ये माध्यम इवन गरुड़ पुराण में ये क्लियरली मेंशन है। तो अगर हम ज्योतिष के पास ना भी जाएं तो भी हमें पता है कि क्या करना है। पर ये नियम बने हैं, तो नियम मतलब प्रिंसिपल्स, और दे आर सपोज टू बी फॉलोड। जो आज के समय में बार बार दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि कहीं ये रह गया है, हमसे छूट गया है। तो जैसे पितृदोष में बहुत सारे लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष के अनुसार रिचुअल्स करते हैं, हर साल श्राद्ध भी करते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ भी करते हैं जिनके पितृदोष होते हैं, लेकिन बावजूद उनको वो रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता है। तो क्या कारण रहता है? तो अगर मैं आपके प्रश्न को ठीक समझी हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कई पूजाएं कर ली। मैं समझ पा रही हूँ कि भाई किसी ने बोला पितृदोष है, आपने पूजा कर ली, फिर आप गए, फिर आपने पिंडदान तर्पण सब कर लिया, पूजाएं हो गई, मगर फिर भी उनके घर में वो सुख शांति कलेश खत्म नहीं हो रहा, उनकी जो क्रोनिक प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हो रही। तो इसका कारण यहाँ देखने में आता है
कि जो प्रेत योनि में भटक रहा है उसको उसकी डिजायर की शांति नहीं मिल पा रही। तो अब कई बार हमें इस केस में पूछना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें अटैच्ड शैडो समझ में आएगी, तो फिर यहाँ पर उनसे पूछा जाएगा आपका मैसेज क्या है, एंड जो अभी जो प्रेत है उसका मैसेज क्या है। तो कई माध्यम से वो अपने मैसेज कन्वे करते हैं, एक ये काम है। दूसरा, अधूरे सोल कॉन्ट्रैक्ट ये रह गए। अधूरे सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, अगर उनके यहाँ समझ लीजिए किसी देव की पूजा होती थी और वो सालाना एक अनुष्ठान करते रहे, अब उनके जाने के बाद उनके जो पुत्र पौत्र आगे बच्चे हैं उन्होंने माइग्रेशन या किसी भी कारण से ये चीज़ें बंद कर दी, तो ये जो ऊर्जा है, ये जो एनर्जी है, ये करवाने के लिए रुकी है कि तुम इसे फॉलो करो। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। जैसे मेरे पास एक केस था, उसमें ये एग्जाम्पल था, क्योंकि उन्हें ये इच्छा थी कि मेरे मरने के पहले ये अनुष्ठान करवा दो, पर वो अचानक चले गए तो वो अनुष्ठान अधूरा रह गया, ये कम्युनिकेशन हुई नहीं, तो अब अनुष्ठान करवाया जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगी कि बोला गया है, और कई अच्छे जो ज्योतिष हैं, है ना, वो कार्मिक हीलिंग में तो मैं हीलिंग के और तरीके बताऊंगी आपको, लेकिन वो बोलते हैं भागवत कराइए। तो पितृदोष निवारण का एक मार्ग भागवत भी है, यानी अनुष्ठान, जिसके थ्रू इससे उनकी पूरी लिनेज को दोष निवृत्त होने का मौका मिलेगा और लिबरेशन यानी मुक्ति के मार्ग में वो आगे जाएंगे। तो उन्हें ही नहीं, जो प्रेजेंट भी हैं उन सबको ही अच्छी इन्फॉर्मेशन यानी अच्छा ज्ञान और बाकियों को सदगति मिलेगी। तो ये उनकी इच्छा रही, पर कहीं ना कहीं उनका अखंड विश्वास इस काम को कराएगा और इसलिए ये रिचुअल बना है। ठीक है, ये तो हो गया कि कैसे ये रिचुअल्स बने और क्यों कई चीज़ें रह जाती हैं। अच्छा, इसमें एक और मैं बात बोलूँगी, अधूरी इच्छा। जैसे वो देखना चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी हो जाए और घर में वधू आ जाए कि मैं अपने बच्चे को हंसता खेलता देखूं, उसका घर बस जाए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म, तो फिर मैं आराम से जा सकूंगी। लेकिन अचानक होने की वजह से या बीमारी आई और इलाज में लग गए, शादी पोस्टपोन हो गई या शादी नहीं हो पाई, तो इस वजह से अब मदर की जो ऊर्जा है वो कंटिन्यूसली परेशान है, और यहाँ बेटा शादी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसका मन ही नहीं है। तो अब ये जो दोनों की एनर्जी है ना, जो सोल इस कार्मिक उलझन में फंस गई, अब बेटा उसी ऊर्जा में है, वो फ्री नहीं हो पा रहे, और मदर इस ऊर्जा में है। यहाँ प्रेम का बंधन है, कॉन्ट्रैक्ट है, है ना, और एक ये प्रेम एक उनके लिए समस्या बन गई अब, तो ये भी दोष है ना। अगर ये पैटर्न रहेगा तो ये भी हो सकता है कि पीछे कई ऐसी सोल्स हैं या कई ऐसे हम जीव बोले जो कि इसी इच्छा के साथ चले गए और फिर बादी में हुई। तो अगर ये कंटिन्यूस हो रहा है, ये पैटर्न है, तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ पर पितृदोष है। अचानक आए बिजनेस नुकसान और उसकी वजह से दिल का दौरा पड़ा और वो मतलब नहीं रहे। और कई अचानक ऐसे ऐसे बातें जो इंसिडेंट्स पैटर्न में रहती है कि हमारे यहाँ इस तरह होता है, किसी ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, या कोई कहीं चले गए, उन्होंने घर छोड़ दिया, पागल हो गए, वो घर छोड़ दिया, एक दिन घर से चले गए, हमें लापता हो गए, पता नहीं। तो अब वो कहाँ गए, क्या हुआ, उनका अंतिम संस्कार ढंग से हुआ नहीं हुआ, पितृदोष बन जाता है, क्योंकि वो जीव अभी तक शांत नहीं हुआ। तो कई बार उन्हें पता भी नहीं है, तब हमें पता लगाना पड़ता है, हम उन्हें बताते हैं कि ये शैडो है, मुझे मैसेज मिलता है फलाने चाचा जी, तो क्या आपके कोई चाचा जी, क्या आपके ताऊ जी, इस तरीके से हम पता लगाते हैं। या आपने पिताजी ने कभी बोला हो, फैमिली में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स रही हो, है ना, मेंटल डिसऑर्डर्स जो इनक्योरेबल रहे, इस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उनको यहाँ थोड़े चैनलिंग के माध्यम से, थोड़े ऑरा स्कैन से और थोड़ा पैटर्न जब फैमिली ट्री बनाते हैं तो वहाँ झलक जाता है। ओके, तो जैसे आपने बताया कि आपको मैसेज मिलता है या वो करते हैं, तो मेरी जिज्ञासा यही है, आप डायरेक्टली सोल से बात करते हैं, उससे जो अब नहीं है, पितृ हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं, उनसे आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं? देखिए, ऐसे हैं, इंटरेक्शन तो वाइब्रेशन के माध्यम से होता है। जैसे मैं आपको देख पा रही हूँ,
मैं उन्हें देख पाती हूँ। हाँ, मैंने पहले भी एक वीडियो में या बात कर रहे थे तो बताया था कि हम लोग ऊर्जा देख पाते हैं। अब ये अक्स अपना दिखाए तो बहुत बार हमें एक फिगर दिख जाती है, तो मैं ये बता पाती हूँ कि वो टर्बन पहनते होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं एक लेडी का कर रही थी, उनसे बात कर रही थी और उनका ऑरा स्कैन कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, मुझे आपके घर में एक पिक्चर टंगी हुई दिख रही है जो सर्ड कम्युनिटी से शायद बिलोंग करते हैं, टर्बन पहनी है, ऐसे बियर्ड है और एक तरीके का कोट जैसे बास्केट टाइप है वो उन्होंने पहना है, और वो फौरन पहचान गई कि ये तो हमारे दादाजी के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो उनसे मेरा बहुत ज़्यादा मतलब हम बहुत मित्र जैसे थे, बहुत प्रेम से रहते थे और उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। अभी भी मैं सपनों में उन्हें कई बार देखती हूँ, जैसे प्रॉब्लम में होती हूँ तो वो सपनों में मेरे को दर्शन देते हैं। तो इसका क्या मतलब है? पैटर्न है, वो ऊर्जा आपके आसपास मौजूद है, वो आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, पर नॉर्मल आदमी उस वाइब्रेशन, उस ध्वनि को नहीं पकड़ पाता है। अब एक साइकिक वाइब्रेशन को पकड़ पाता है, वो सुन भी पाता है, देख भी पाता है। तो हम फिगर देख पा रहे हैं, ठीक है, हमें भी एक समझ लीजिए ब्लूप्रिंट मिल रहा है। ऐसे कपड़े लगभग इस उम्र का आदमी होगा, मैं डिफाइन करूंगी, ऐसी औरत है, कर्ली बाल हैं, थोड़ी मोटी है, थोड़ी पतली है, मैं ऐसे डिफाइन करती हूँ। कई बार पेज पे ड्रॉ करती हूँ, ऐसा कुछ दिख रहा है और ये वो मुझसे कह रहे हैं। तो आप इस नाम से, इस अक्षर से, इस फिगर को बताते हैं, मतलब आप समझ पाते हैं। तो बहुत बार अपने नियर डियर या जिनकी पिक्चर्स हमने घर में पुरानी देखी हो, हम प्लेस कर पाते हैं, और ये मुझे ब्लेसिंग में मिला है। ओके। तो आपने जैसे बताया मेरे को, मेरा एक सवाल है कि कर्मों के हिसाब से भी डिस्टर्ब हो जाती हैं चीज़ें, तो क्या पुराने जो कर्मास हैं वो नई पीढ़ी को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, जबकि पितृ तो हमारे आशीर्वाद ही देते हैं, चाहते हैं कि हम खुश रहें, उसके बावजूद भी क्या आगे वाली जनरेशन जो है उनको परेशानी हो रही है? इसका क्या विशेष कारण रहता है? देखिए, ऐसा तो मुश्किल है कहना कि वहाँ कोई उनके ऐसे कर्म, मैं मान के चलूँगी कि अच्छे ही कर्म थे, पर व्हाट इफ़ कर्मों में कुछ प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज रहे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आई हैड अ केस जहाँ पर मैंने उनको डिफाइन करके बताया कि एक ऐसे मुझे दिख रहे हैं आपके फादर से भी पहले, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन इनका दादाजी से होना चाहिए। तो उनके दादाजी के जो बड़े भाई थे, वो क्योंकि कुनबे में, और इनका कुनबा अकेला था और बाकी अलग जाति के लोग वहाँ रहते थे, क्यों, और सरवाइव करना है, तो वो काफ़ी उग्र स्वभाव के थे। उनका काफ़ी रुतबा था, पर रुतबा कैसा? कंट्रोलिंग, लोग उनसे डरते थे। तो वो कह लीजिए कि अपने टाइम के बड़े गुंडे, सही, और अंगूठे के नीचे रखने वाली उनकी एनर्जी। तो अब ऐसे में कई बार अगर इस तरीके के वो पितर हैं, तो कंट्रोल का जो नेचर है वो आगे पास ऑन होता है, ठीक है, ये भी एक चीज समझने की है। और उनके थ्रू जिन लोगों को तकलीफ पहुंची, तो वो भी तो कार्मिक वे में आगे मिलेगी। राइट। अब आप संपत्ति इनहेरिट करते हैं, है ना, आप उनके फीचर्स, ट्रेट्स इनहेरिट करते हैं। आपको बड़ा अच्छा लगता है कि अरे, बोलते थे हमारे यहाँ तो बहुत ठाट बाट हुआ करते थे, बहुत हमारा मिजाज हुआ करता था, मगर उस कर्म से बना जो रिजल्ट है वो भी तो इनहेरिट होगा। राइट। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आ रहा है हमारे पास दोष के माध्यम से, यानी रिपोर्ट कार्ड में हमें रेड मिला हुआ दिख रहा है कि भाई यहाँ पर हमें करेक्शन करनी है। अब वो करेक्शन करने की उन्होंने तो नहीं की, जिम्मेदारी आगे पुत्र पौत्रों की, यानी जो फैमिली में आगे के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अब इसकी शांति करनी है। अब वो कैसे? तो जब मृत्यु के बाद शरीर छोड़कर आत्मा उठ रही है, हम उसको जीवी बोल रहे हैं अब तक, है ना, तो अब जब आपको आपकी रिपोर्ट कार्ड दिख रही है, अब तो आमना सामना होगा, तो वहाँ पर गिल्ट की भावना, ओके, ये मुझसे गलती हो गई, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, पर अब तो शरीर में वापस जाके करेक्शन हो नहीं सकती, माफ़ी मांगनी है, मैं चाहूँगा कि मुझे ये माफ़ कर दिया जाए, संतोष हो जाए, लेकिन अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे, तो ये आगे मैसेज देना चाह रहे हैं अपने परिवार को कि आप करो।
ताकि मुझे इस दोष से मुक्ति मिल सके। तब तक मेरे को पुनर्जन्म या जो योनि मिलेगी उसका भी डर है, क्योंकि मालूम है कि मैंने बुरा किया है तो मेरे साथ पाप कर्म के जो फल हैं वो मुझे भोगने पड़ेंगे। तो मुक्ति के मार्ग में ये बोला गया है कि आपके अगर जो परिवारजन हैं वो प्रॉपर रिचुअल्स और दान डोनेशंस जो बोली जाती हैं टाइम टाइम पे करें तो इनको उस प्रोसेस से मुक्ति मिल सकती है, पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति के मार्ग पर और रीइंकार्नेशन के मार्ग पर वो आगे पहुंच जाएंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सदगति। ओके। तो इसलिए वो नॉक नॉक करते रहते हैं और वो हमारे लिए कोई ना कोई अड़चन और दुविधा की तरह सामने आता है। अच्छा, एक चीज़ और कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, क्या एक दिन के एक व्यक्ति के माध्यम से करने से पूजा या हीलिंग या जो भी चीज़ें रिचुअल्स हैं वो करने से पूरी फैमिली को इम्पैक्ट होता है, वो उनको रिलीफ मिल जाता है, या सबको अलग अलग करना पड़ता है? नहीं, अगर इसको एक कुटुंब की एक्टिविटी वैसे तो बोला जा रहा है, पर आज के क्षेत्र में और आज के टाइम में कोई किस सिटी में है, कोई इंटरनेशनल भी होते हैं, तो बहुत बार ये लोगों को समस्या आती है कि भाई मैं सभी ब्रदर्स को कैसे इकट्ठा करूं, सबको कैसे लेके आऊं। अच्छा, फिर ये भी एक बात है यहाँ पर कि सिस्टर तो अब शादी होके चली गई तो उनकी तो अब फिर ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पर ऐसा नहीं है, सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एटलीस्ट आप अगर फिजिकली प्रेजेंट नहीं भी रह पा रहे तो घर के जो पुत्र हैं या पोते हैं वो सबका कंट्रीब्यूशन लेकर भी कर सकते हैं। पर अगर परिवार में हो चुका है, मतलब सेपरेशन हो चुका है, या इसका ही लक्षण है कि जहाँ पे परिवार में वाद विवाद है, ज़मीनी डिस्प्यूट्स है, अब तो कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। Right. जिस ज़मीन के चलते पुराने जो हमारे पितृ रहे, जिनको हम बोल रहे हैं, उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके ये ज़मीन पकड़ी और अब हमारे ही परिवार में इतनी आफत आ गई कि सब एक दूसरे को लड़ने मारने पे लगे हुए हैं। तो अब तो ये बात ही नहीं करते, तो इकट्ठा करके कैसे पूजा करेंगे या रिचुअल करेंगे, ये भी आप समझिए। तो ऐसे में वो लोग फिर हमारे पास आते हैं कि देखिए सब इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, तो अब क्या करें। तो पहला मार्ग आता है कि पूजा तो आपने करनी है, वो तो चलो कंट्रीब्यूशन हो तो बढ़िया, नहीं हो तो आप स्वेच्छा से सबका नाम लेकर और जिनको आप नहीं भी जानते उनके नाम से पूजा करवा दीजिए, रिचुअल्स कर लीजिए, है ना। रिचुअल्स भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पूजा एक मेथड बनाया गया, मैं उसकी इम्पोर्टेंस को कम नहीं कर रही, लेकिन आप भाव से जो भी दें, जो भी घर पे करें, या जो मेथड रिचुअल्स में आगे दूंगी उन्हें करते हैं और मैं साथ में हीलिंग के कुछ तरीके बताऊं, वो करें, तो हम हीलिंग के माध्यम से भी, भाव के माध्यम से भी, प्रेम के माध्यम से भी पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। ओके, राइट, ये एक तरीका है। तो आपके हिसाब से तर्पण और श्राद्ध जो रिचुअल्स होते हैं, इससे रिलैक्सेशन मिलता है, पितरों को मुक्ति मिलती है, या इसमें भी कुछ और चीज़ें रहती हैं? देखिए, जब हम तर्पण श्राद्ध की बात कर रहे हैं तो ये हो गए हमारे रिचुअल्स, जिन्हें करना नियमबद्ध है, करना चाहिए, करना है। लेकिन अब समझ लीजिए ये हिंदूज़ में है ना, सनातन में ये बोला गया। अब कई धर्म हैं, उनमें श्राद्ध नहीं है, तर्पण नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर ये प्रोसेस लागू नहीं होगा। तो हम बोल देते हैं दान के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा इसको बढ़ा रही हूँ, अरीना बढ़ा रही हूँ कि आप दान के माध्यम से भी कर सकते हैं। सभी धर्मों में सत्कर्म, दान और अच्छे कर्मों के माध्यम से बोला गया है कि आप कर सकते हो। आ जाइए पिंडदान। अब इसमें क्या बोलते हैं, पिंडदान मतलब अब लोगों को लगेगा क्या ये तो हिंदू में है, लेकिन पिंड मतलब एक गोला बनाना है, किसका, फूड का। दान मतलब डोनेशन। तो अब अगर आप देखो सभी धर्मों में फूड डोनेशन बोली गई है, तो जब हम एक राइस बॉल, घी, हनी या जो आपके यहाँ अनाज होता है उसका एक गोला बनाए, है ना, तो उसको पिंड बोलेंगे और उसको हम डोनेट करेंगे। तो एक मुट्ठी अनाज और कुछ काले तिल, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। हाँ, ये पितरों के लिए करना है, एक मुट्ठी अनाज और काले तिल। बस एक मुट्ठी अनाज में भी काम होता है, तो कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है। करें तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी कर रहे तो भाव को पूज रहे हैं हम, भाव की इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। और उसको फूड टाइम टू टाइम मिलना चाहिए जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती, है ना। अब मुक्ति होगी जब आप उनके पेंडिंग काम को कंप्लीट कर देंगे।
अब मैंने जितने भी आपको बताई चीज़ें हैं, अब उसमें उनके कुछ कर्मों की शांति हमें करानी है, उनके कुछ पूजा पाठ अधूरे रह गए, उनके कुछ धर्म कर्म के कार्य अधूरे रह गए, जो वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं वो अधूरी रह गई। तो हम कई तरीके के रिचुअल्स, अनुष्ठान, पूजाएं कर सकते हैं। नहीं तो खुद की कार्मिक हीलिंग जब करेंगे, तो कार्मिक हीलिंग का मतलब है मैं उन्हीं का तो ब्लड लाइन हूँ, उसी से निकली हूँ, तो मेरे उसमें जीन्स में, मेरे डीएनए में, सोल मेमोरी में ये सब चल रहा है, क्योंकि मैं इनहेरिट कर रही हूँ, तभी तो मैं आके आपसे बात कर रही हूँ। तो अब इसका मतलब है कि अगर मैं हीलिंग के माध्यम से उनको हील करती हूँ, सोल हीलिंग करती हूँ, लाइट हीलिंग करती हूँ उनकी, तो धीरे 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 उनके माध्यम से, और ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों का लगता है 50-50 रहता है। मैं जितना अवेयरनेस दूंगी उतना ही पहला स्टेप होता है हर चीज़ को ठीक करने का, कि आपको अवेयरनेस आ गई, पता चल गया कि क्या इशू है, क्या पेंडिंग काम है। दूसरा आ गया एक्सेप्टेंस, हाँ हम करेंगे, हाँ ऐसा हुआ, रेजोनेंस। और फिर तीसरा आ गया भक्ति भाव। अब इसमें कोई धर्म कहीं पर भी, हम सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पे इसको समझना है, सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पे। जैसे ही इंसान उतने लेवल का सरेंडरेंस दिखा देता है, तो हमारी कार्मिक हीलिंग इज जस्ट अबाउट दिस। उसके अंदर वो जो चेंजेस हैं, हम सब वाइब्रेशन और लाइट बीइंग्स हैं, वो धीरे 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 हील होना शुरू हो जाता है। और जो यहाँ हीलिंग जारी है वो उस बीइंग को भी मिलनी शुरू हो जाती है। राइट, ठीक है, वाइब्रेशन के माध्यम से उसको भी मिल रही है, और धीरे 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 वो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। इसको आप कई जगह पर समझेंगे, एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन हीलिंग जो कॉस्मिक ग्रिड्स वगैरह बनाते हैं उनके माध्यम से की जाती है, क्रिस्टल ग्रिड्स। ऑल्सो इसको हम एक तरीके से पोर्टल्स बोलते हैं, जो पोर्टल्स खुलते हैं जिसमें ये बीइंग्स ट्रांसफर होते हैं और इनको मुक्ति का मार्ग यानी लिबरेशन का मार्ग मिलता है। तो जिसको हमारे यहाँ हिंदुत्व में बोलते हैं कि इनको अब सदगति प्राप्त हुई, और वो पूजा बोली जाती है नाग नारायण बलि। हाँ, नाग नारायण बलि एक विधि बोली गई है जो कि सनातन में क्लियरली बोली गई, और इसका विवरण जो है बोला गया है, हमारे गरुड़ पुराण में भी इसको बोला गया है, और इन लोगों को बताया गया। तो पंडित आपको बताएगा जो कर्म कांड करते हैं, ये विधि विधान है, ये आपको ऐसे करना है। तो मैंने कोशिश की है फुल जस्टिस करने की, कि कैसे हमारे पुराण में लिखा गया है, कैसे स्पिरिचुअली, अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हैं मगर आप इतना ज़्यादा रिलीजियस नहीं, तो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो कार्मिक हीलिंग के माध्यम से आपको जब पता चलता है कि इनको पितृदोष की प्रॉब्लम है, तो फिर आपका क्या नेक्स्ट स्टेप रहता है? कैसे कैसे आप उसको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करवाते हैं? देखिए, मैं इसको एक केस के माध्यम से बताऊंगी। हाँ, बिल्कुल। से हमारे पास में एक केस आया, और उसमें ये अराउंड से 40s की एज के जेंटलमैन जो मेरे पास आते हैं, और मुझे ये बोलते हैं मैम मेरे को आप सर्विस तो आप डिसाइड करोगे, पर मैं आपको ये बता दूं कि मुझे धन की वजह से मैं यहाँ नहीं हूँ। हाँ, कोई मेरे को करियर की समस्या नहीं है, मेरी एक समस्या है, और वो ये है कि मैं जब भी कोई घर बनाता हूँ, मैं और मेरा परिवार चैन से उस घर में रह क्यों नहीं पाता। समस्या थोड़ी विचित्र है, तो समाधान भी विचित्र ही होगा, क्योंकि ऐसी समस्या आमतौर पर लोग लेके नहीं आते। तो उन्होंने मुझे बोला बच्चा सब पढ़ रहा है, सब ठीक है, लेकिन मुझे हर 3-4 साल में मकान बदलना पड़ता है, हम एक प्रॉपर्टी में रह नहीं पाते, और जब मकान बनाए हैं जितनी भी बार में, तो हम उस मकान में ढंग से रह नहीं पाए। तो अब मैंने उनका फैमिली ट्री बनाया, क्योंकि ये एक इंडिकेशन हो गई पैटर्न की। अब इस पैटर्न में मैंने जब पूछताछ की, तो पीछे पता चला आप उनके पिताजी के बारे में, गांव, नेटिव प्लेस के बारे में, ये डिटेल्स मैंने उनसे पूछे। फिर वहाँ कुछ ऐसे खुलासे, जब ड्यूरिंग द सेशन मैंने इनको साइकिक रीडिंग भी की, और फिर उसके बाद इनके साथ अटैच्ड एक लेडी की शैडो। तो अब जब मैं भी अटैच बोलती हूँ, मैं हमेशा ये बोल देती हूँ कि ये पोजेशन के केसेस नहीं होते। यहाँ पर हम उनको, आप ये कह लीजिए कि वो कैरियर है और मैसेंजर साथ में आ रहा है ना, मतलब जो देने वाला है ऊर्जा साथ में आ रही है। अब हमें पता चल जाता है, भारी हो जाता है एनवायरनमेंट, वाइब्रेशन हैवी है, डायरेक्शन कहाँ पे है, ऐसा पता चल जाता है। तो वहाँ से मुझे मैसेज कम्युनिकेट हुआ, मैंने एक फिगर बनाई और उनको समझाया कि मुझे एक लेडी की एनर्जी मिल रही है, और मुझे ये बोला जा रहा है कि बहू को दुख दिया गया है।
ओके। बहू खुश नहीं है। हम्म। तो मैंने उनसे एक चीज़ बोली कि आप घर में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे ये मैसेज आ रहा है कि घर की बहू खुश नहीं है, तो ये किस बहू के बारे में बात हो रही है। तो तब उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे, में बहुत ज़्यादा डिटेल हाँ में यहाँ बिल्कुल। बात नहीं करूँगी, पर तब उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई और पता करते, और हमने भी कुछ एफर्ट्स किए वहाँ पर। फिर मैंने उनको निकाल कर उनके थर्ड जनरेशन के जो फोर फादर्स में गए, थर्ड जनरेशन में तो उनके पड़ दादाजी उस तरीके से थे, उनके बारे में मैंने पूछा। वो गांव गए, वहाँ पता चला कि वो अपने समय के, तो अब आप ये कह लो हम कहीं जाके आज से 300 350 साल पीछे चले गए। ओके। ठीक है, अब वहाँ पर वो उस समय के, और ये राजस्थान से जुड़ी एरिया की हम बात कर रहे हैं, उस समय चलती थी प्रथा, सती प्रथा। ठीक है, और उस समय लोगों का बड़ा रौब दाब सम्मान हुआ करता था, आज भी है, बट उस समय के तौरा कुछ अलग ही होता है। अब वो थोड़े से आध्यात्मिक तौर पर जुड़े थे, बट उनकी तांत्रिक प्रवृत्ति थी, जिसकी वजह से, वैसे ही मैंने जैसे कंट्रोल की बात बोली, कभी कभी स्पिरिचुअल ईगो बहुत हाई हो जाती और आदमी रास्ता भटक जाता है। तो अब वो बहुत बड़े भक्त, काली भक्त, शिव भक्त, मगर शायद किसी वजह से, एक वासना शब्द मैं यहाँ यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे वही मिला, और ये क्लैरिफाई भी हुआ और कंफर्म भी हुआ कि उन्होंने किसी घर में आई हुई स्त्री को उठाया, उसे ज़बरन अपने घर लेके आए, और उससे विवाह किया नहीं किया ये क्लियर नहीं है, बट ये समझ में आया कि जिसकी वजह से ये जो महिला, यानी कि जो इनकी एक्चुअल उस समय की बहू रही होगी घर की, वो काफ़ी प्रताड़ित की गई, और मृत्यु के समय, और घर के किसी भी, क्योंकि सब इससे डरते थे, और गांव में किसी ने भी मदद करने की कोशिश नहीं की, ना उस लड़की की ना इनकी। तो जो भी उस समय की उनकी जो, यानी बिट्रेयल की भावना, जो भी उनका कष्ट रहा, और उन्होंने कुछ ही समय में, जब फैमिली इसमें, यहाँ पर कर्ज भी जुड़ गया, उन्होंने परिवार को दिया कि ये कर्ज दिया कि कोई भी जो कपल है इस परिवार में सुख से रह नहीं पाएगा, बस नहीं पाएगा। और फिर कुछ ही समय में ये जो थे, ये धीरे धीरे बीमार हुए, और फिर जब ये गए तो इनकी एक्चुअल जो वाइफ थी वो सती हुई इनके साथ, पर वो ये बोल कर गई कि आगे ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर दोष के साथ साथ में एक अधूरी जो मिजरी है और गुस्सा है वो छोड़ के गई, जो कर्ज के माध्यम से परिवार, अपने ही परिवार में लग रही है। और जब वो गए हैं, काफ़ी पूछताछ पता किया है उन्होंने, हमने यहाँ काफ़ी मेहनत की है इस चीज़ को बाहर निकालने में। अब जब पूरी कहानी समझ में आई है तो फिर उन्हें पितरों की टुकड़ी मिली है नेटिव हाउस में। फिर हमने कई तरीके निकाले हैं, रिचुअल्स किए गए, मेरी तरफ से हीलिंग्स की गई, तब जाकर माँ काली के माध्यम से हम इस चीज़ को शांत कर पाए। आज वो अपनी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। पर कहने का मतलब इन नटशेल, जो मैं छोटे में यहाँ बता पा रही हूँ, कि कितनी लिनेज आगे, यानी कितनी पीढ़ी आगे ये जो उनका पोता रहा वो परेशान घूम रहा है, और ये हाईली स्पिरिचुअल है वापस से, और ये रेडी है कुछ भी करने के लिए कि मुझे इस चीज़ का पता लगाना है और इसका निवारण करना है। तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि इसको बोलते हैं कुलदीपक, यानी जो पूरी लिनेज को चिराग दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा, और सब लिबरेशन के माध्यम पे अब मार्ग पर चले जाएंगे, है ना। सिर्फ एक लड़का हो गया, लड़की हो गई तो कुलदीपक नहीं बोल सकते। ऐसा क्या कर रहा है वो कि कुल को मुक्ति मिल रही है। तो जितने लोग इस शाप से ग्रसित रहे, मान के चलते हैं कि उन्हें तकलीफ रही, अब कितने प्रेत बने, अब इन सब की एक शॉर्ट में एक तरीके से हीलिंग के माध्यम से, रिचुअल्स, और जो इनके अपने भाव इतने उच्च हैं उसके माध्यम से, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टार सीड, इसने जो है पूरे अपने लिनेज को मुक्त करा दिया। ठीक है, तो ये आध्यात्मिक स्तर पर बहुत एस्टॉनिशिंग स्टोरी। बिल्कुल, आप जिस हिसाब से बता रही हैं उस हिसाब से लग रहा है, क्योंकि पितरों की बात कर रहे हैं तो पास्ट लाइफ का भी यहाँ पे हमको ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि पिछली जीवन के जो कर्माज हैं उसके हिसाब से, या जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे पितर हैं, जो करके गए हैं कर्माज पिछली जीवन में,
तो उसके हिसाब से भी चीज़ें हो रही हैं और समय का अभाव है, नहीं तो मैं पास्ट लाइफ में भी ज़रूर डिस्कस करता और मैं चाहूँगा कि आप दोबारा आएँ और हम पास्ट लाइफ में एक अच्छा पॉडकास्ट बनाएं जिससे कि लोगों को समझ में आए कि पास्ट लाइफ क्या है, लेकिन समय का अभी तो अभाव है। तो अब जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ रिचुअल्स या कुछ रेमेडीज़ जो लोग नॉर्मली कर सकें और पितरों को शांति मिल सके, ऐसा कुछ बताएं प्लीज़। देखिए, एक वैसे तो अमावस बोली गई है। अमावस पे जो ये एनर्जीज होती हैं हाईली एक्टिव रहती हैं और ये कह लीजिए एक्टिव क्यों रहेंगी, क्योंकि ये समय ऐसा है जब लोअर वाइब्रेशन, हम इन्हें लोअर वाइब्रेशन बोलेंगे, वाइब्रेशंस एक्टिव हैं और पृथ्वी के नज़दीक रहेंगी। तो अगर इस समय दान किया जाए, रिचुअल किया जाए, भाव और फुल सरेंडरेंस में किया जाए, तो इस समय उनको ये चीज़ लग जाएगी, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो जब भी मैं बोलती हूँ ऐसा बोला गया है क्योंकि ये जगह जगह पर उल्लेख है। तो यूं अमावस में बोला गया है, पितृपक्ष में बोला गया है। तो अब क्या है, आप समय समय पर ये रिचुअल्स कर सकते हैं। अब एक सिंपल रेमेडी जो हर अमावस पर हर कोई कर सकता है, ओके। जिसमें इन्होंने 1 लोटा पानी और जो भी इस भाव में है कि मेरे यहाँ ये समस्याएं हैं और मेरे को कन्फर्मेशन चाहिए नहीं चाहिए, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, पर वो चाह रहे हैं कि हमारे पितृ मुक्त हो जाएं और मुक्ति का मार्ग उन्हें मिले, सदगति को जाए। तो अब बहुत प्यार से, भावना से मैंने 1 लोटा पानी लिया, उसमें 1 चम्मच काले तिल डाले, उसे धरती पर हमने 3 बार डालना है। लोटे से हमने 3 बार डाला। भाव सिर्फ इतना है मन में उस समय कि मेरे जितने भी नोन अननोन पितृ हैं, उनका जो भी मुझ पर ऋण है, मैं इस जो पानी उन्हें दे रहा हूँ, जल, और जो मैं ये तिल उन्हें दे रहा हूँ, यानी फूड ग्रेन है ना, जो भी मैं उन्हें दे रहा हूँ फूड, और ये भाव जो भक्ति में उन्हें दे रहा हूँ, प्रेम में जो उन्हें दे रहा हूँ, एज अ पार्ट ऑफ द एंसेस्ट्रल ट्री, यानी कि मैं जो आपका पौत्र अब मैं इतने समय के बाद आपका ये कर रहा हूँ, तो आपके लिए वो लाइट का दरवाज़ा खुल जाए और आप उसके थ्रू क्रॉस कर जाएं। ओके। हम यहाँ खुश हैं, आप भी सुखी और संपन्न उस लोक में रहें और अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी पितरों में मिल जाएं। बस इसी भाव से आपको जो अपने शब्दों में अच्छी प्रेयर लगे, पर मोटा मोटी ये एक लाइट में मर्ज होने की बात है। और इतना सिंपल रेमेडी आप हर अमावस अगर करते हैं, बिफोर यू टेक योर ओन फूड, खाली पेट, ओके, सुबह के टाइम पर, ऐसा नहीं है कि खाना खा लिया तब नहीं होगा, पर एक ये है कि मैं स्वच्छ भाव से अपने नित्य कर्म से जब हम फ्री हुए और हमने सबसे पहला काम ये किया, तो भगवान भी उस मार्ग में आपको ब्लेस करेगा। तो ये आप करें और करके देखें, यू विल सी जो सिम्टम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो चेंज हो जाएंगी। तो मैं यहाँ बैठे सभी जो भी इसको देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, उन्हें ये काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हो तभी निवारण हो, है ना, पहले हम प्रिकॉशंस या ऐसी चीज़ें करी जा सकती हैं जिससे कि आपको हमेशा ब्लेस तो करेंगे ही। तो जाते जाते और क्या टिप्स देना चाहेंगी आप दर्शकों को, हमारे दर्शक जो अब तक यहाँ तक लास्ट तक पॉडकास्ट देखते आए हैं, उनको कोई टिप्स देना चाहें तो? पहली बात तो ये कि हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं, हम चाहे जिस भी धर्म से जुड़े हों, जो भी लिखा गया है, जो भी आपको बताया गया है, एवरीथिंग हैज़ अ साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड इट। शायद हम उस बारे में न जानें, लेकिन किया जाना चाहिए, ये अंधविश्वास नहीं है अगर उसके पीछे कंप्लीट एक फिलॉसफी काम कर रही है तो। ठीक है, तो ये एक बात है। दूसरी बात ये कि जन्म मृत्यु का साइकिल है, ये सत्य है, और डेथ जो है एक नई बिगिनिंग को लेकर आएगी। तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ, आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, कल मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक पितृ हो जाऊंगी। तो अगर हमारे सभी जो देख रहे हैं वो अपने घर में ऐसी भावनाएं रखें, कर्मों के बारे में सजग रहें, अवेयरनेस कि हमारे ऐसे कर्म ना रहे कि फिर जो गए उनके तो हम करना पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे बच्चों को ना करना पड़े। तो मैं अपने माध्यम से न सिर्फ पीछे के जनरेशन को हील कर सकती हूँ, बल्कि आने वाली 7 जनरेशन के लिए भी लाइट बीइंग बन सकती हूँ।
तो यही मेरा मैसेज आज के जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए है। जी बिल्कुल मैम, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जानकारियाँ साझा की और डेफिनेटली हम एक और पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम पास्ट लाइफ की बात करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक रह गया था क्योंकि समय का बहुत अभाव है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट पितृदोष। थैंक यू। तो हमारे साथ थे हमारी गेस्ट डॉक्टर उषा भट्ट जी, जिन्होंने बताया कि पितृदोष क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या दिक्कतें आपको होती हैं, किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, कार्मिक हीलिंग के माध्यम से उनका क्या सॉल्यूशंस निकलता है, और फिर आपको आगे लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें कैसे आप उनको सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा। आगे किस टॉपिक पे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।